हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। और आज हम फिर से करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। और हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। और एक नंबर इससे पहले नोट कर लीजिए, दिस इज़ द नंबर ऑफ ज़ोरावर क्लासेस, आई थिंक व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो इस पे अगर आप ऐड नहीं हुए हैं अभी तक तो आप इस पर नाम लिखकर आप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड कर लिया जाएगा। ओके, तो ये नंबर है 8638008832। तो इस नंबर को आप जरूर याद रखें। तो चलिए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप साइड बाय साइड आंसर्स देते रहना, ओके, और एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल ही जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एज इम्प्लीमेंटेड बाय सीबीएसई। देखो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि पहले एक ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो होती थी जिसमें हम चाइल्ड सेंटर्ड ना होकर टीचर सेंटर्ड थे, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड थे, सिस्टम सेंटर्ड थे हम अपनी एजुकेशन को लेकर। लेकिन उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन की धारा आई जिसमें ये माना जाने लगा कि हमें बच्चों को पैसिवली पार्टिसिपेट नहीं कराना है, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है। हमें जो अपने मेथड्स हैं, अप्रोचेस हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा, उनमें बदलाव लाना पड़ेगा ताकि जो है बच्चा जो है मैक्सिमम डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच से हटकर एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात करती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो क्वेश्चन ये है कि इन द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एज इम्प्लीमेंटेड बाय सीबीएसई, जो सीबीएसई ने इस मॉडल को अपनाया है, तो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज डन सच ए वे एज टू एक्सपेक्ट देम। तो हमें बच्चों का सोशलाइजेशन यानी कि उनका सामाजिकरण इस प्रकार से करना है ताकि क्या हो सके। ठीक है, ये आपको बताना है। तो है गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स। मतलब समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदतों को त्याग करें और सीखें कि किस प्रकार हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। या फिर बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स, या फिर उनको एक्टिव पार्टिसिपेट बनाना है, सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए उनकी किसी भी सामूहिक कार्य में ताकि वो सामाजिक जो कौशल है उनको सीख सके। नेक्स्ट है प्रिपेयर देम टू कंफर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग। या फिर उनको बोले कि आप जस्ट एज इट इज रूल्स फॉलो करो सोसाइटी के, बिना क्वेश्चन करे, बिना कोई सवाल जवाब करे, जो आपको सिखाया जा रहा है वही आप करें। या फिर किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मतलब भले ही वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन विद्यालय जो उनको देगा अपने सोशल बैकग्राउंड को अलग कर दो और उसको जो भी है जैसे भी है उसको एक्सेप्ट करो, वो वाली चीजें। ठीक है, तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो कहता है कि आपको बच्चों को जो है एक्टिव पार्टिसिपेट बनाना है, उनकी सक्रिय भागीदारिता आपको निश्चित करनी है और इसी के थ्रू होगा। मतलब आप कोऑपरेटिव एक्टिविटीज लेकर आइए, ग्रुप एक्टिविटीज लेकर आइए, कोलैबोरेटिव स्किल्स उनमें डेवलप कीजिए ताकि वो एक साथ पढ़ के सीख सके। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the context of progressive education, which of the following statement is true according to John Dewey? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के मुख्य कर्ता धर्ता थे जॉन डेवी। ठीक है, और ये प्रयोजनवादी हैं, प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं, है ना। इनके फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एक्सपेरिमेंटलिस्ट भी बोल सकते हैं इनको, हम इनको प्रयोजनवादी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो जॉन डेवी के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक होगी, ये आपको बताना है। तो स्टेटमेंट है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन बताया तो भाई ये तो फिर टीचर सेंटर्ड हो जाएगी, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। विद्यार्थियों के स्वयं ही सामाजिक समस्याओं का सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ओके, हो सकता है। जिज्ञासु विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। मतलब क्यूरोसिटी, बच्चों का जो नेचर होता है ना उसमें क्यूरोसिटी नहीं होती है, लेकिन इसको आपको संवर्धित करना है, आपको कल्टीवेट करना है। ठीक है, स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड नॉट हर्ड इन द क्लास। बच्चों को निरीक्षण करना चाहिए बच्चों का, ना कि सिर्फ उनको सुनना चाहिए। ठीक है, ये कहना है मतलब है। देखो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि बच्चों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जॉन डेवी ये कहते थे कि बच्चों को आप खुद करने दीजिए, खुद कंस्ट्रक्ट करने दीजिए, उनको ऐसे सिचुएशन प्रोवाइड कीजिए कि वो बार बार उस सिचुएशन में आके सोचें कि हम अब इसको कैसे कर सकते हैं, बजाय कि ये कि आप बार बार सिखाओ कि नहीं बच्चा इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये सब मत करो। मतलब कि बच्चे को उनकी सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने दीजिए। बच्चा जितना ज्यादा एक्टिवली उन प्रॉब्लम्स में उनको समझेगा, उनको देखेगा, उनको सोल्व करने की उसके अंदर एक क्यूरोसिटी होगी। ठीक है, और ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि क्यूरोसिटी बच्चे का नेचर है बिल्कुल। मतलब बच्चा आपसे कितने सवाल पूछता है, अगर जो बच्चा शाय है उसकी अलग बात होती है, लेकिन बच्चों के सवाल खत्म नहीं होते हैं कभी भी। आपके जवाब खत्म हो जाते हैं लेकिन बच्चों के सवाल खत्म नहीं होते। तो क्यूरोसिटी तो उनका इनहेरेंट नेचर है, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि इनहेरेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये है कि उनको सुना ही नहीं जाना चाहिए, बस ऑब्जर्व करो, उनको
ऑब्जर्व करते रहो। क्यों भाई, सुना भी जाना चाहिए। अगर बच्चा कुछ पूछेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेंट है वो। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम फॉर द एलिमेंट्री स्कूल्स। आप सभी को पता है कि मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी। बेसिकली जो मध्य भोजन होता है, मध्याह्न का जो भोजन होता है बच्चों को दिया जाता है स्कूल में ही। तो ये किस थ्योरी पर बेस्ड है मोटिवेशन की? बिहेवियरिस्ट पर, सोशल कल्चरल पर, कॉग्निटिव पर, या फिर ह्यूमनिस्टिक पर। ठीक है, देखो व्यवहारवादी हो गए, सामाजिक संस्कृतिवादी हो गए, संज्ञानात्मक हो गए या मानवीय हो गए। अब देखो बिहेवियरिस्ट क्या कहते थे? व्यवहारवादी जो थे वो तो सिर्फ बच्चों को पैसिव लर्नर मानते थे और उनका मानना था कि नहीं भी बच्चा एक ब्लैंक स्लेट है, उस पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इन्होंने नीड्स की, बच्चों की नीड्स की तो इनको ये जिक्र ही नहीं करते हैं कि कोई नीड्स भी होती है बच्चों की, है ना। तो जो हम सिखा देंगे वही सीख लेगा, जो हम खिला देंगे वही खा लेगा, मतलब वो वाली बात है। आप कंडीशनिंग कीजिए बच्चों की और उसको सब कुछ सिखाया जा सकता है। तो बिहेवियरिस्ट तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। फिर सोशो कल्चरल कॉग्निटिव, सोशो कल्चरल में आपके वाइगॉट्स की आ जाते हैं, है ना। और कॉग्निटिव में बेसिकली आपके पियाजे हैं, ब्रूनर भी आते हैं, इसमें ब्रूनर भी आते हैं, और कहीं ना कहीं वाइगॉट्स की भी आ जाते हैं कॉग्निटिव, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात तो करते हैं वो। ठीक है, तो इन तीनों ने बेसिकली नीड्स को लेकर ऐसा कुछ सिंपल नहीं बोला था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो सबसे पहले इनकी जो हायरार्की थी, तो जो सबसे नीचे होती है ना वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। ऐसे हायरार्की थी ना इनकी मैस्लो की, हाँ यस, इनकी जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, आपने सभी ने पढ़ी होगी मैस्लो की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो उसमें उन्होंने नीड्स की बात करी है, और नीड्स की एक हायरार्की होती है, उनके क्रम होता है। पहले ये नीचे वाली नीड्स पूरी करनी है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिर सेफ्टी नीड्स होती है, फिर बिलोंगिंगनेस होती है, तो बहुत सारी नीड्स होती हैं। लेकिन सबसे पहले आप कौन सी नीड को सेटिस्फाई करोगे? जो आपके फिजियोलॉजिकल है, इसमें फूड, वाटर, खाना चाहिए बच्चों को पहले ना। अगर भूखा बच्चा आ रहा है स्कूल में, वो क्या पढ़ेगा? वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। तो यही था मिड डे मील का स्टार्ट करने का, भाई पहले आप उनकी इस नीड को सेटिस्फाई करो। जिन बच्चों को खाना मिल नहीं रहा है उनको खाना खिलाओ ना पहले, उसके बाद ही तो बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज द राइट ऑप्शन। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट वे टू डील विद एन इनअटेंटिव चाइल्ड इन द क्लास। देखो आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो ध्यान नहीं दे रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? नैग द चाइल्ड एज फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द क्लास टू मेक हर और हिम रियलाइज। आप बच्चों को महसूस कराने के लिए कक्षा में सबके सामने बार बार डांटोगे उसको, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। ये तरीका बेस्ट रहेगा। मेक द चाइल्ड सिट इन द मोस्ट डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस्ड एरिया, मतलब ऐसे एरिया में बच्चों को बैठाओगे जहां पे उसका ध्यान जो है सबसे कम भंग हो। ठीक है, उसके बाद ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देंगे। ठीक है बेटा, आप खड़े हो जाओ, खड़े होकर काम कर लो। ठीक है, या फिर बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश दे दोगे। तो चलो ठीक है, बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े ब्रेक दे देंगे ताकि आपका ध्यान लगा रहे। ठीक है, अब इसमें क्या सही आंसर होना चाहिए बताइए? देखो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे क्लास में बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बेसिकली छोटे बच्चे, और खिड़की के पास बैठा दिया ना आपने तो बस हो गए। मतलब सारे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन होता है उन बच्चों को। तो आप कोशिश कीजिए कि उन बच्चों को जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करनी है या फिर जो मतलब उनका ध्यान खींच रही है, उन चीजों से थोड़ा सा अलग कीजिए उनको। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खिड़की के पास बैठे रहते हैं तो बाहर ही देखते रहते हैं। आपने तारे ज़मीन पर फिल्म देखी होगी ना, जिसमें दर्शील सफारी बाहर ही देखता रहता है, बाहर की दुनिया उसको पसंद होती है, तो मतलब उसका ध्यान हमेशा वहीं पर रहता है ना। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को बिल्कुल ही वो करो, लेकिन आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन ये तो दिए नहीं हुए हैं कि आप कहानी सुना दीजिए, आप एक फिजिकल एक्सरसाइज करा दीजिए, क्योंकि ये भी तरीके होते हैं कहीं ना कहीं बच्चों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, या फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिए उससे बार बार, वो भी एक ध्यान आकर्षण का एक मुख्य काम होता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डांट तो आप सकते नहीं है, आप खड़े भी नहीं कर सकते बच्चे को, क्योंकि वो भी एक टाइप की पनिशमेंट होती है। उसके बाद फ्रीक्वेंट अगर आप ब्रेक्स ही देते रहेंगे, अगर सपोज 40 मिनट्स की क्लास है और आप बच्चे को हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में ब्रेक देंगे उसको, तो वो तो फिर भी वैसे ही उसका ध्यान भटक जाएगा, वो कैसे क्या करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय प्लेसिंग स्टूडेंट्स इन लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड स्कूल एनवायरनमेंट द स्कूल। देखो जो ये लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड स्कूल एनवायरनमेंट है ना, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव जो एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है,
इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि भाई जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स होती हैं, उनके लिए आप ऐसा एनवायरनमेंट रखिए जिसमें रेस्ट्रिक्शन ना हो, उनके लिए बाधाएं ना हो, बल्कि वो फ्रीली अपना पोटेंशियल जो है उसको महसूस कर सके और पढ़ सके बच्चों के साथ, अन्य बच्चों के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट सिर्फ हम उन बच्चों के लिए यूज करेंगे, या आप नॉर्मल क्लास में भी आप कर सकते हैं कि आप कम से कम बाधाएं हो। तो आप कोशिश कीजिए कि बाधाएं हो ही ना, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल कम बाधाओं के साथ जो है पढ़ पाएं, है ना। आपको बाधाएं दूर करनी है, क्योंकि आपका मेन काम यही है बच्चों के साथ जो है उनको मतलब एक तरह से अपना पोटेंशियल जो है, उनका जो भी पोटेंशियल है वो उसको अच्छे तरीके से महसूस कर सकें, उसको साबित कर सकें। तो आपको लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि स्टूडेंट को लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में डालने के लिए स्कूल क्या कर सकते हैं, है ना, विद्यालय क्या करेंगे, ये बताइए फटाफट से। तो ऑप्शन है इक्वलाइजेस द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स एंड डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स, लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के शैक्षिक अवसरों को समान करना एक तरह से, है ना। ये गूगल ट्रांसलेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है। उसके बाद है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है और इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, मतलब ये कहता है ये, ठीक है। या फिर गेट एडवांटेजेस चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज सच एज साइंस फेयर्स एंड क्विजेस, ठीक है। या फिर सेंसिटाइजेस अदर चिल्ड्रन नॉट टू बुली और नॉट टू पुट द डिसएडवांटेज चिल्ड्रन डाउन, कि भाई दूसरे बच्चों को आप संवेदनशील बनाए कि आप जो है उन बच्चों को नीचा ना दिखाए और उनके साथ बुलिंग ना करें, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन बच्चों को यही होती है कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो बुलिंग वाला होता है, मतलब कुछ लोग बच्चे चिढ़ाते हैं। क्लास में सारे तरह के बच्चे होते हैं, कुछ आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बहुत ही समझदार होते हैं, जो सेंसिटाइज होते हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मजा आता है दूसरे बच्चों को चिढ़ाने में या जो भी है, तो आपको टैकल करना है। तो बताओ स्कूल क्या कर सकता है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आपको सेंसिटाइजेशन करना है, ठीक है। लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट के लिए ये है कि आपको बाधाएं दूर करनी है, लेकिन एटीट्यूडनल चेंज जो है आपको दूसरे बच्चों का वो ठीक करना होगा, पहले अपना भी ठीक करना होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बच्चों का दिया हुआ है तो हम ऑप्शन नंबर डी को सही कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब गेट डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज सच एज साइंस फेयर्स एंड क्विज, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा ना कि आपने एक्टिविटी पार्टिसिपेट करा दी। यहाँ पे आपको कई ऑप्शन सही लग रहे होंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट की बात करनी है। जब आप बच्चों को सेंसिटाइज कर देंगे दूसरे बच्चों को, तो उसके बाद एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होगा जो बहुत ही हेल्पफुल होगा और वो दूसरे बच्चों के साथ उनको हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात करी गई है, तो ये मत सोचना कि ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हम स्कूल की बात करेंगे ना, स्कूल में कैसा माहौल हमें क्रिएट करना है, तो वो एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, दूसरे बच्चों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा उसके लिए पहले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो भाई लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों का आपको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। आप केस स्टडी करेंगे, आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाएंगे, मतलब जो घटनावृत अभिलेख होता है, बिहेवियर रेटिंग स्केल दे देंगे उनको, या फिर स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है डीएसएसबी में पूछा गया था, है ना, और मतलब क्वेश्चन भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। तो भाई देखो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा जो होता है उसकी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे एक स्ट्रक्चरल बिहेवियर तरीके से, ठीक है। मतलब पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है, उसके बिहेवियर में क्या क्या चीजें आपको देखनी है, कौन कौन से पॉइंटर्स आपको नोट करने हैं आराम से। देखो केस स्टडी जो होता है ना वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, वो बहुत टाइम लेता है केस स्टडी, ये आप नहीं कर सकते हैं। आपको असेसमेंट करनी है एक साल में, आपको पता नहीं 2 या 3 बार आप असेसमेंट तो करेंगे, लेकिन केस स्टडी में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये आप वहां पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर सिर्फ काम नहीं करेंगे, तो घटनाओं का एक तरह से अभिलेख होता है, कोई घटना आपके सामने घटी, आपने फटाफट रिकॉर्ड्स बना लिए। या बिहेवियर रेटिंग स्केल देकर सिर्फ आपका काम खत्म नहीं होगा, आपको पहले पूरा जो ऑब्जर्वेशन है उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा ताकि उसके बिहेवियर को भी आप समझ पाए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है इन ए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर वुड। तो भाई लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा है, तो उसमें जो है आप टीचर जो है वो क्या करेगा बेसिकली ये बताना है। एनकरेज करेगा बच्चों को टू कम्पीट विद अदर्स फॉर मार्क्स टू फैसिलिटेट लर्निंग। भाई तुम्हें नंबर ज्यादा लेकर आने हैं, तुम्हें नंबर ज्यादा लेकर आने हैं, ऐसे बच्चों को आप एनकरेज करोगे कि चलो उसको पीछे छोड़ना है, तुम्हें नंबर ज्यादा लेकर आने हैं। या फिर
आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे कि आपको क्या चाहिए, व्हाट शी एक्सपेक्ट्स हर स्टूडेंट्स टू डू एंड देन गिव देम गाइडलाइंस टू डू द सेम, कि भाई मैं तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ और तुम्हें इस तरह से काम करना है, ठीक है। या फिर एम्प्लॉय सच मेथड्स इन विच द लर्नर आर एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव फॉर देयर ओन लर्निंग, या फिर आप कुछ ऐसे मेथड्स अप्लाई करेंगे जिसमें बच्चों को आप एनकरेज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि आप खुद अपनी लर्निंग के लिए जो है अपना इनिशिएटिव लीजिए, ठीक है। अपने आप अपनी लर्निंग के लिए आप इनिशिएटिव खुद आके बढ़कर आओ कि हाँ मैम हम ये करेंगे। नेक्स्ट है यूज लेक्चर मेथड टू एक्सप्लेन की फैक्ट्स एंड देन असेस द लर्नर्स फॉर देयर अटेंटिवनेस, मतलब लेक्चर मेथड अप्लाई करेंगे तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता डी, है ना, और ये कंपटीशन वाला भी नहीं होगा। अब बचे ये दो ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ वो एक्सपेक्ट कर रही है और मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही है, गाइडलाइंस दे रही है। यहाँ पे आप ऐसे मेथड्स अप्लाई करेंगे जहां पर बच्चा खुद एनकरेज होकर इनिशिएटिव लेगा, तो भाई ये तो बेस्ट होगा ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब बच्चा खुद इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर देगा तो उसके बाद तो आपको बस उसको ट्रैक करना है और उसको फैसिलिटेट करना है ना, फिर कोई जबरदस्ती की गाइडलाइंस आपको थोपने की बच्चे पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर ऑफ ए चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन क्लास लीड्स अस टू बिलीव दैट, भाई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो हमें क्या बिलीव करना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सिस्टम ही फेल हो जाता है ना, अगर बच्चा फेल हो रहा है दैट मीन्स कि सिस्टम फेल हुआ है, बच्चे की फेलियर नहीं है, ये पूरे सिस्टम की फेलियर है। तो इसमें बताओ क्या आंसर होगा। तो भाई असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी यूज टू क्लियरली आइडेंटिफाई फेलियर्स, तो असेसमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव है और वो फेलियर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया है। देयर इज नीड टू गेट रिफ्लेक्ट ऑन अपॉन द सिलेबस पेडागोजी एंड असेसमेंट प्रोसेस, सम चिल्ड्रन आर डीम टू फेल, है ना, कुछ बच्चे होते हैं फेल होने के लिए, बिकॉज ऑफ इररिस्पेक्ट ऑफ हाउ हार्ड द सिस्टम ट्राइज, कितना भी सिस्टम कोशिश कर ले पर कुछ बच्चों को फेल होना ही होना है। चिल्ड्रन आर बोर्न विद सर्टेन कैपेबिलिटीज एंड डेफिसिट्स, या फिर बच्चे कुछ कैपेबिलिटीज के साथ और कुछ कमियों के साथ पैदा ही होते हैं, तो कुछ फेल होने के लिए बने हैं, कुछ पास होने के लिए, तो ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे। अब इन दोनों की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि सिस्टम फेल है, सिस्टम में क्या क्या आता है, सिलेबस भी आता है, पेडागोजी भी आता है, असेसमेंट प्रोसेस भी आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बी क्वेश्चन सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं which one of the following statement best describes why children should be encouraged to ask question in the class, भाई बच्चे को क्वेश्चन क्यों पूछने चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करते हैं। प्रश्न अन्योन मतलब ये तो थोड़ा हिंदी में लिए डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शन एंड लीड टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी, भाई क्वेश्चन से लर्निंग जो है आगे बढ़ती है इंटरेक्शन के थ्रू और इससे कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाती है, कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चन पूछने से। भाई एक बच्चे ने पूछा मैडम ये समझ में नहीं आया, दूसरे ने पूछा ये समझ में नहीं आया, तीसरे ने पूछा ये समझ में नहीं आया, आपने उनको क्लास में जवाब दिया, क्लास में डिस्कशन किया, ठीक है। तो ये वाली चीज चिल्ड्रन नीड टू पार्टिसिपेट देयर लैंग्वेज स्किल्स, सॉरी प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल्स, तो भाई क्वेश्चन पूछना चाहिए क्योंकि फिर इससे भाषाई जो कौशल है वो उसका विकास होता है। चिल्ड्रन कैन बी मेड टू रियलाइज दैट दे लैक इंटेलिजेंस बाय मेकिंग देम थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दे डोंट नोन अबाउट, ठीक है। या फिर उन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते उसके बारे में विचार करवाकर उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि उनमें बुद्धि की कमी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, बिल्कुल नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पर ये भी नहीं होगा सी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स की बात की गई है, तो सिर्फ ये तो नहीं होता है पर्पस क्वेश्चन पूछने का। अब ये है क्यूरियोसिटी होती है इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने से एनकरेजमेंट किस चीज का होता है वो बताना है। तो भाई क्वेश्चन से क्या होगा कि लर्निंग और आगे बढ़ती है, बच्चे इंटरेक्ट करते हैं और बच्चों का जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, उनकी जो कंसेप्ट है उनमें स्पष्टता आती है, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन ए क्वाइट रूम वेयर एज मदन लाइक्स टू स्टडी इन ए ग्रुप विद हिज फ्रेंड्स। तो भाई सुरेश जो है वो अकेला पढ़ता है और मदन जो है मतलब अब ग्रुप में पढ़ना चाहता है अपने बच्चों मतलब फ्रेंड्स के साथ। दिस इज बिकॉज, ये क्यों है, वैल्यू एप्टीट्यूड है, लर्निंग स्टाइल्स है, लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी है, ठीक है। भाई उसके मूल्य ऐसे हैं कि वो अकेले पढ़ेगा, उसके मूल्य ऐसे हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ेगा, ये बताना है आपको। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, आप लोग वैसे आंसर करोगे, आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो देखो वैल्यूज नहीं होंगी, सिर्फ मूल्य बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड तो ये होता है कि आपका किस चीज में जो है एक स्पेशल कौशल है, तो वो भी नहीं है, किस फील्ड में आपका स्पेशल है। जैसे कुछ लोगों का एप्टीट्यूड साइंस में होता है, कुछ का मैथ्स में होता है, तो वो भी नहीं है। अब लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी कि आप कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं अपनी थिंकिंग पर, तो ये भी नहीं है। ये बच्चों का स्टाइल है, भाई लर्निंग स्टाइल सही,
कुछ बच्चे जो हैं, देखो लर्निंग स्टाइल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कुछ लोग बच्चे जो है वीडियो देखकर ज्यादा जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग ऑडियो वीडियो दोनों देखकर सीखते हैं, कुछ लोग वर्बली सीख जाते हैं ना, मतलब आप बोलेंगे वो सीख जाएंगे, और कुछ लोग जो है अकेले पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये इन दोनों बच्चों का जो है वो लर्निंग स्टाइल को दर्शा रहा है। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो गाइज ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, ठीक है, और मतलब प्रैक्टिस जारी रखिए अपनी। और इन क्वेश्चंस में ना बेसिकली कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस में जो है आपको एक क्लैरिटी हो जाती है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एप्लीकेटिव बेस्ड है, उनमें कोई हार्ड एंड फास्ट थ्योरी रूल्स नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोगों की समझ जितनी है उसके बेस्ड पर ये क्वेश्चन है। ओके, आई होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द ज़रावर क्लासेस।